सो हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज होती हैं जो हमें ये हेल्प करती हैं समझने में कि कंट्रीज़ जो हैं, अलग अलग देश जो हैं, वो एक दूसरे से व्यापार क्यों करते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, मतलब कौन से ऐसा सामान होना चाहिए जो आप बाहर भेजोगे या आप बाहर के देशों से मंगाओगे। एंड हाउ ट्रेड बेनिफिट्स ईच कंट्री, और जो आप व्यापार कर रहे हो ये ईच जो भी कंट्री व्यापार कर रही है उनको कैसे ये फ़ायदा दे रहा है। ठीक है, अब इनको फुल डिटेल में समझते हैं क्योंकि हमारे पास कुछ अलग अलग थ्योरीज है। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज से एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। इसकी डेफिनेशन क्या? कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच इट कैन मेक यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज लाइक टाइम और लेबर देन अदर। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? एक कंट्री को वही गुड्स को बनाना चाहिए और एक्सपोर्ट बाहर भेजना चाहिए जो कि वो कम रिसोर्सेज का यूज़ करके बना सकती है, चीपर बना सकती है और जल्दी बना सकती है, जैसे टाइम कम लग रहा है, लेबर कम लग रही है दूसरी चीज़ों के कंपैरिजन में। इट शुड इम्पोर्ट गुड्स दैट अदर कंट्रीज प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, और वो चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेना चाहिए, उन गुड्स को इम्पोर्ट कर लेना चाहिए कंट्री में जो दूसरी कंट्री अच्छे से बना पा रही है। तो आप प्रोड्यूस वो करो व्हाट यू कैन डू बेटर, आप वो प्रोड्यूस करो जो आप अच्छे से बना सकते हो और जल्दी बना सकते हो दूसरों से, दूसरी चीज़ों से। ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या है? एफिशिएंसी, यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज टू मेक द सेम आउटपुट, मतलब आप सेम ही चीज़ आउटपुट लेके आ रहे हो पर आप रिसोर्सेज जो हैं उसका कम यूज़ कर रहे हो बेस्ड ऑन लेबर प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल, कंट्री वीट यूनिट पर आर और क्लोथ यूनिट पर आर। ये कंट्री में क्या है? इंडिया एंड इंग्लैंड, वीट और क्लोथ का कंपैरिजन। सो इंडिया जो है 10 आवर्स में वीट बना लेता है एंड 5 आवर्स में क्लोथ बना लेता है। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो 6 आवर्स में वीट बनाता है एंड 8 घंटे में क्लोथ बनाता है। इंडिया इज़ बेटर एट वीट, इंडिया जो है वो वीट ज़्यादा अच्छे से बना सकता है, उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट में है। इंग्लैंड जो है वो क्लोथ अच्छा बना सकता है, उसे एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लोथ में है। सो इंडिया शुड एक्सपोर्ट वीट, इंडिया को क्या करना चाहिए? वीट बाहर भेजना चाहिए। एंड इंग्लैंड शुड एक्सपोर्ट क्लोथ, और इंग्लैंड को क्या भेजना चाहिए? बाहर क्लोथ बेचना चाहिए। एजम्पशंस, ओनली 2 कंट्रीज एंड 2 प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एजम्पशंस क्या लिए जाने हैं? सिर्फ 2 कंट्री हैं और 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लग रही, लेबर इज़ दी ओनली रिसोर्स, और जो लेबर है वही सिर्फ रिसोर्स है। ये एजम्पशंस है इस थ्योरी के। लिमिटेशंस क्या है? डजंट एक्सप्लेन ट्रेड व्हेन वन कंट्री इज़ बेटर एट एवरीथिंग। ये एक्सप्लेन नहीं करता जब एक कंट्री सब चीज़ों में अच्छी होती है। रियल वर्ल्ड ट्रेड इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट लेबर एंड 2 गुड्स। अब जब रियल वर्ल्ड में आप व्यापार करते हो उसमें 2 ही लेबर से और 2 गुड्स से ज़्यादा बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अज्यूम्स कंट्रीज डोंट शेयर टेक्नोलॉजी और कैपिटल, ये भी अज्यूम करते हैं कि कंट्री तो कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रही है, कोई कैपिटल शेयर नहीं कर रही है। फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, डेविड रिकार्डो ने दी 1817 में। इसकी क्या डेफिनेशन है? इवन इफ अ कंट्री इज़ मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, अगर एक कंट्री सब चीज़ें बनाने में अच्छी है, इट शुड स्पेशलाइज इन द गुड वेयर इट हैज़ द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और तब भी इसको उस गुड को बनाने में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन रखनी चाहिए जो ये बहुत अच्छे से बना सकती है, जहाँ पे से सबसे कम डिसएडवांटेज है, सबसे कम नुकसान हो रहा है। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये थ्योरी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे बेस्ड है। इसमें बताया गया डू व्हाट यू डू रिलेटिवली बेटर, आप वो करो जो आप बेटर कर सकते हो किसी दूसरी चीज़ से। अब यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेंशन किया गया। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स व्हाट यू गिव अप टू डू समथिंग एल्स, आप किस चीज़ को गिव अप कर देते हो, मतलब उसे छोड़ देते हो दूसरी चीज़ को करने के लिए। इफ़ यू चूज़ टू मेक वीट, अगर आप ये देखते हो कि आपको वीट बनाना है, आप चूज़ करते हो कि आपको वीट बनाना है, यू गिव अप द चांस टू मेक क्लोथ, आप कौन से चांस को गिव अप कर रहे हो, छोड़ रहे हो क्लोथ बनाने के। एग्जाम्पल, कंट्री फॉर 1 यूनिट ऑफ वीट, आवर्स फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। ठीक है, इंडिया जो है वीट है वो 10 आवर्स में बना लेता है, क्लोथ 20 आवर्स में बना लेता है। इंग्लैंड जो है वो 15 आवर्स में वीट बनाता है, 30 आवर्स में क्लोथ बनाता है। इंडिया इज़ बेटर इन बोथ, इंडिया दोनों ही चीज़ों में अच्छा है। बट लुक डीपर, अब डीपर जाओ। सो इंडिया गिव्स अप 0.5 क्लोथ टू मेक 1 वीट, बट आप जब डीप जाके देखते हो तो इंडिया जो है वो 0.5 क्लोथ
टू मेक 1 वीट, वो 0.5 जो है वो गिव अप करता है 1 वीट बनाने के लिए, एंड इंग्लैंड गिव्स अप 0.5 फ्लोर टू मेक 1 वीट. सो फार इक्वल, दोनों इक्वल है कहीं ना कहीं. नाउ से कंट्री वीट 10 आवर्स, फ्लोर 20 आवर्स रेशो. जब आप रेशो करते हो सो इंडिया का क्या आता है 1:1 एंड 1:1, इंग्लैंड का 1:1:2. इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ लोअर फॉर वीट. इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है वो वीट के लिए कम आ रही है, तो उसको वीट प्रोड्यूस करना चाहिए. इंग्लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्लोथ के लिए कम आ रही है, तो उससे क्लोथ प्रोड्यूस करना चाहिए. अब वो दोनों ही ट्रेड करें और दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा. अजम्पशंस क्या है यहाँ पे कि दो ही कंट्री हैं, दो ही गुड्स हैं, परफेक्ट लेबर मोबिलिटी है, मतलब लेबर का अच्छे से मोबिलिटी है, इधर उधर है विद इन द कंट्रीज. कांस्टेंट रिटर्न्स, कॉस्ट डोंट इंक्रीज, मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स है, कॉस्ट बढ़ नहीं रही है. लिमिटेशंस क्या है, अज्यूम्स ओनली लेबर एज अ रिसोर्स, यहाँ पे भी लेबर को ही सिर्फ रिसोर्स माना जा रहा है. इग्नोर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर कॉस्ट, ये ट्रांसपोर्टेशन की भी कॉस्ट होती है, दूसरी भी कॉस्ट जो लगती है उसको इग्नोर कर रहे हैं. डजंट एक्सप्लेन वाई ट्रेड पैटर्न्स चेंज ओवर टाइम, ये एक्सप्लेन नहीं करते कि ट्रेड पैटर्न्स जो हैं वो चेंज क्यों हो रहे हैं टाइम के साथ. अज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट, ये अज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती. फिर आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी. इसी को हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी कहते हैं. डेफिनेशन क्या है, अ कंट्री शुड एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज इट्स अबंडेंट इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इम्पोर्ट गुड्स दैट यूज इट्स स्कार्स रिसोर्सेज. अब एक कंट्री को वो गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए जिन गुड्स में जो हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं वो अबंडेंट रिसोर्सेज है. दैट मीन्स बहुत इजीली अवेलेबल है, हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में पड़े हैं, और इम्पोर्ट कर लेना चाहिए उन सामान को जो हम स्कार्स रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो रिसोर्सेज जो हमारे पास नहीं है तो उससे बने हुए गुड्स हम बाहर से खरीद लें या बाहर से मंगा लें. ट्रेड वॉट यू हैव मोर ऑफ, अब इसमें क्या बताया गया कि आप उस चीज़ का व्यापार करो जिसमें जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, लेबर है, कैपिटल है, लैंड. लेबर मतलब वर्कर्स, कैपिटल मतलब क्या है, मनी, मशीन्स. कैपिटल में क्या आता है, पैसा आता है, और मशीन्स आती हैं. लैंड में क्या आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है. एग्जाम्पल, इंडिया हैज़ मोर लेबर, इंडिया के पास ज़्यादा लेबर है. इंडिया के पास ज़्यादा लेबर है मतलब इंडिया के पास ज़्यादा वर्कर्स हैं. शुड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स, अब इंडिया को फिर एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव गुड्स. लेबर इंटेंसिव गुड्स मतलब जो सामान लेबर की हेल्प से बन रहा है, लाइक टेक्सटाइल्स. ओके. यूएसए हैज़ मोर कैपिटल, यूएसए के पास ज़्यादा कैपिटल है, दैट मीन्स मशीन्स एंड मनी. सो इट शुड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, तो उसको ऐसे गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए जो कैपिटल से बने हो, लाइक मशीनरी हो गया. ठीक है. अजम्पशंस क्या लिए गए यहाँ पे, कंट्रीज डिफर इन फैक्टर अवेलेबिलिटी. अब कंट्रीज़ जो हैं उनके पास जो फैक्टर की अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग टाइप डिफर कर सकती है, किसी पे कुछ होगा किसी पे कुछ. गुड्स रिक्वायर डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ फैक्टर्स, अब गुड्स को डिफरेंट प्रमोशन में चाहिए होते हैं फैक्टर्स. जो हमने फैक्टर्स की बात करी उसका अमाउंट अलग अलग उसमें डिफर कर सकता है. परफेक्ट कंपटीशन इन मार्केट, और मार्केट में जो कंपटीशन है परफेक्ट है. लिमिटेशंस क्या है, रियल वर्ल्ड ट्रेड डजंट ऑलवेज मैच दिस थ्योरी. जो रियल वर्ल्ड में हम जो व्यापार करते हैं वो हमेशा इस थ्योरी के साथ मैच नहीं करेगा. इसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स में समझाया गया है. इग्नोर्स टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर रहा है. ब्रांडिंग को और डिमांड को. अज्यूम्स ऑल लेबर एंड कैपिटल आर ऑफ इक्वल इक्वालिटी, और ये जितनी भी लेबर है और जितनी भी कैपिटल है उसको एक बार बिल्कुल इक्वल इक्वालिटी पे लेके चल रहा है. फिर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है लियोन्टिफ पैराडॉक्स. व्हाट इज इट? Economist Vasily Leontief tested the Heckscher-Ohlin theory using US trade data and found a surprising result. एक इकोनॉमिस्ट है वैसिली लियोन्टिफ जिन्होंने हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी जो कि स्टेट करी गई उसको टेस्ट करा किस पे, यूएस के ट्रेड डेटा पे, और उन्होंने जो रिजल्ट्स देखे वो बहुत सरप्राइजिंग आए. ठीक है. फाइंडिंग्स क्या निकल के आए, यूएसए जो कि कैपिटल में रिच है, जो हमने देखा कि उसके पास ऐसे मनी एंड मशीनरी की अवेलेबिलिटी है, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था. जबकि बेसिकली हमने जो लास्ट थ्योरी में समझा था उसमें था कि जिसके पास एबंडेंट रिसोर्सेज हैं उसको वो एक्सपोर्ट करें. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अपने एबंडेंट रिसोर्सेज को ना करके स्कार्स रिसोर्सेज पे कर रहे हैं. एंड इम्पोर्टिंग कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, और क्या कर रहा था यूएसए, इंपोर्ट क्या कर रहा था, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट कर रहा था जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है. अब ये क्या शो करता है, थ्योरी हमेशा रियलिटी
रियल लाइफ में मैच नहीं करती। अदर फैक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कंज्यूमर डिमांड, ट्रेड पॉलिसीज ऑल्सो अफेक्ट ट्रेड पैटर्न्स। अब ट्रेड का जो जिस तरीके से चल रहा है उसको दूसरे जो फैक्टर्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कंज्यूमर की डिमांड, पॉलिसीज़, ये सब भी अफेक्ट करता है टू हाउ कि ट्रेड पैटर्न कैसे चलेगा। सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आ जाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। रेमंड वर्नन ने दी डेफिनेशन क्या, प्रोडक्ट गोज थ्रू स्टेजेस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही हम समझ रहे हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। अब एक प्रोडक्ट जब बनता है ना वो अलग अलग स्टेजेस से पास करता है, ठीक है। वो इनोवेशन से लेके ग्लोबल ट्रेड तक जाता है एंड डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूस इट एट डिफरेंट स्टेजेस, और अलग अलग कंट्रीज इसे अलग अलग स्टेजेस पे प्रोड्यूस करती है। हमारे पास 4 स्टेजेस होती है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। डेवलप्ड कंट्री क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट। अब जो कंट्री डेवलप्ड हो गई है वो एक नया प्रोडक्ट बनाती है। ग्रोथ, प्रोडक्ट गेन्स पॉपुलैरिटी एंड इज एक्सपोर्टेड। ग्रोथ में क्या है, अब प्रोडक्ट जो है बन तो गया, उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, देन वो एक्सपोर्ट किया जाता है। मेच्योरिटी, अदर कंट्रीज कॉपी एंड प्रोड्यूस इट। अदर कंट्रीज क्या करती हैं, उसी को प्रोडक्ट को कॉपी करती है और अपने ही कंट्री में बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। डिक्लाइन, ओरिजिनल कंट्री इम्पोर्ट्स इट फ्रॉम अदर्स। अब डिक्लाइन का स्टेज क्या है कि जो ओरिजिनल कंट्री जिसने वो प्रोडक्ट सबसे पहले बनाया था वो अब इसको ही अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रही होती है दूसरी कंट्री से चीपर प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल, यूएसए इन्वेंट्स अ मोबाइल फ़ोन। यूएसए ने एक मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया, उसे एक्सपोर्ट किया। लेटर ऑन क्या हुआ, चाइना ने कॉपी किया और उसका चीपर फ़ोन्स बना दिए, ठीक है। यूएसए ने फिर क्या कर लिया, उसको इंपोर्ट बैक कर लिया क्योंकि उसे चीपर मिल रहा है। लिमिटेशंस क्या है, नॉट ऑल प्रोडक्ट्स फॉलो अ क्लियर लाइफ साइकिल। सारे ही प्रोडक्ट्स जो है क्लियर लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करते हैं। फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी कैन स्किप स्टेजेस। जो इतनी टेक्नोलॉजी हमारी इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है वो हमारे स्टेजेस को स्किप भी कर सकती है, स्किप करवा सकती है। रिलाइज टू मच ऑन इनोवेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो इनोवेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई किया जा रहा होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास न्यू ट्रेड थ्योरी, पॉल क्रुगमैन। इनकी डेफिनेशन क्या है, कंट्रीज में ट्रेड इवन इफ दे हैव सिमिलर रिसोर्सेज एंड स्किल्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कंज्यूमर वांट वैरायटी। कंट्रीज जो हैं वो तब भी ट्रेड कर लेंगी जब उनके पास सिमिलर रिसोर्सेज हों, स्किल्स हों, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटी, रिड्यूस कॉस्ट। अगर आप जब बड़ी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो तो कॉस्ट कम लगती है। कंज्यूमर वांट वैरायटी, ज़्यादा चॉइसेस देनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल क्या है, बोथ जर्मनी एंड फ्रांस मेक कार्स। जर्मनी एंड फ्रांस दोनों ही कार्स बनाती हैं। जर्मनी एक्सपोर्ट क्या करती है, BMW। फ्रांस एक्सपोर्ट करती है रेनॉल्ड्स। पीपल लाइक हैविंग ऑप्शंस, क्योंकि लोगों को ऑप्शंस पसंद है, एक ही पे सब डिपेंड नहीं कर सकते, लोगों को वैरायटी ऑफ ऑप्शंस चाहिए। सो इसीलिए क्या है, जर्मनी BMW एक्सपोर्ट कर रही है, फ्रांस जो है रेनॉल्ड्स एक्सपोर्ट कर रही हैं बिकॉज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबिलिटी टू द पीपल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इफ़ अ फैक्ट्री मेक्स 1000 कार्स। अगर एक फैक्ट्री है वो 1000 कार्स जो है वो बनाती है, ठीक है, कॉस्ट पर कार इज़ हाई, तो हर एक कार पे जो कॉस्ट लग रही है, खर्चा आ रहा है वो ज़्यादा है। इफ़ इट मेक्स 10,000 कार्स, अगर ये 10,000 कार्स बनाए सो कॉस्ट पर कार ड्रॉप्स, तो हर एक कार पे जो कॉस्ट लगेगी, खर्चा आएगा, वो कम हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। लिमिटेशन डजंट अप्लाई टू ऑल इंडस्ट्रीज, ये चीज़ सारी इंडस्ट्रीज पे अप्लाई नहीं होती। हाई एंट्री कॉस्ट, स्मॉल कंट्रीज में स्ट्रगल टू कम्पीट। जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं स्ट्रगल होगा इस कॉम्पिटिशन में आने के लिए। फोकस इज ऑन डेवलप्ड कंट्रीज़, का फोकस क्या रहता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ पे रहता है। देन हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरी, पोर्टर्स नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी, पोर्टर्स डायमंड मॉडल। डेफिनेशन, अ country becomes successful in certain industries because of strong domestic conditions such as skilled workers, demanding customers, good infrastructure, supportive government. एक country किसी सर्टेन इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल बन जाती है क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्कर्स हैं, कस्टमर्स डिमांडिंग हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्टिव है। अ कंट्री बिल्ड्स कम्पिटिटिवनेस थ्रू इट्स होम एनवायरनमेंट। एक कंट्री कंपटीशन कैसे बना रही होती है, अपने खुद की होम जो वहाँ की कंट्री उसके एनवायरनमेंट से।
4 मेन पॉइंट्स जो हैं इस डायमंड में क्या है, फैक्टर कंडीशंस में क्या आता है, स्किल्ड लेबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कैपिटल है। डिमांड कंडीशंस में आ जाता है डिमांडिंग लोकल कस्टमर्स हैं, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ में नियर बाय स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्म स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन एट होम बिल्ड्स वर्ल्ड क्लास कंपनीज। अगर आपकी ही कंट्री में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है फॉर द कंपनी वाइज, तो उससे क्या होगा, वर्ल्ड क्लास कंपनी तो वहीं बन जाओगे क्योंकि आपने इतना कंपटीशन फेस कर लिया है। प्लस 2 एडिशनल पॉइंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडीज़, एजुकेशन, ये भी इम्पैक्ट डालती है। कैसी पॉलिसीज़ हैं आपकी कंट्री की, क्या आपको सब्सिडीज़ मिल रही हैं नहीं मिल रही, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, चांस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी कुछ होते हैं जैसे कोविड और वॉर्स के टाइम पे भी कुछ बिजनेस ग्रो भी कर गए। एग्जाम्पल, जापान हैज़ स्ट्रॉन्ग इंजीनियर्स, टेक फर्म्स एंड कॉम्पिटिशन। जापान के पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, टेक की फर्म्स भी हैं, कॉम्पिटिशन भी अच्छा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में लीड करता है। जर्मनी हैज़ डिमांडिंग कार बायर्स। जर्मनी के पास क्या है, ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी क्या है, डिमांड क्या है, कार से रिलेटेड है। एंड ग्रेट रोड्स, वर्ल्ड लीडर इन ऑटोमोबाइल्स, तो वहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल्स के लिए जो बंदे हैं वो वर्ल्ड लीडर्स निकलते हैं वहाँ से। इसकी लिमिटेशन क्या है, हार्ड टू अप्लाई इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उसमें ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नॉट यूज़फुल फॉर एक्सप्लेनिंग नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ट्रेड, ये उस चीज़ में यूज़ नहीं आ पाएगा जहाँ पे हमें नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ट्रेड को एक्सप्लेन करना हो। मे इग्नोर ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस को भी इग्नोर कर रहा है। So now we are starting instruments of international trade control. These are the tools used by governments to control what, how much and at what cost goods and services are imported or exported. ये ऐसे tools होते हैं जो सरकार यूज़ करती है क्या कंट्रोल करने के लिए, कितना कंट्रोल करने के लिए और कितनी कॉस्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में या तो इंपोर्ट करी जा रही है या फिर जो एक्सपोर्ट करी जा रही है उसका सारा कंट्रोल जो है करने का सरकार जो टूल्स यूज़ करती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल। इसका पर्पस क्या होता है, बेसिकली पर्पस सिंपल ये होता है कि जो देश की लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें, रेवेन्यू कमा सकें, ठीक है, हम इंपोर्ट्स को कम कर सकें और एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर सकें। जितना हमारा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ही हमें बेनिफिट होगा। नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखें। 2 तरीके के हमारे पास ना इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है टैरिफ इंस्ट्रूमेंट और एक होता है नॉन टैरिफ इंस्ट्रूमेंट। सो टैरिफ इंस्ट्रूमेंट वो क्या होते हैं, दीज इन्वॉल्व टैक्सेस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। टैरिफ इंस्ट्रूमेंट में ऐसे टैक्सेस आते हैं जो इंटरनेशनली जब व्यापार होता है उस पर लगाए जाते हैं। टैरिफ्स कह लो या फिर ड्यूटीज़ कह लो। अब इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्ट मतलब जो गुड्स इंपोर्टेड होके आ रहे हैं उस पर जो हमारा टैक्स लग रहा है वो है इंपोर्ट टैरिफ। एक्सपोर्ट टैरिफ, टैक्स ऑन गुड्स सेंड आउट, जो सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट टैरिफ, ठीक है। स्पेसिफिक टैरिफ क्या है, फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट पे जो फिक्स्ड अमाउंट लग रहा है, एग्जांपल 5 रुपीज़ kg और समथिंग, वो होता है स्पेसिफिक टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू का परसेंटेज निकाल के जो टैरिफ लग रहा है। कंपाउंड टैरिफ, कंबाइंड ऑफ बोथ, ये दोनों का जो कंबाइंड होता है उसे हम कंपाउंड टैरिफ कह रहे हैं। देखो पर्पस बेसिकली क्या होता है, मेक्स इम्पोर्टेड गुड्स कॉस्टलियर, जो इम्पोर्टेड गुड्स हमारे आ रहे हैं, इम्पोर्ट होके आ रहे हैं दूसरे देश से, उसको कॉस्टलियर बनाना, एनकरेज लोकल बाइंग, ताकि हम एनकरेज कर सकें कि लोग लोकल ज़्यादा खरीदें, लोकल बाइंग को। फिर आ जाते हैं नॉन टैरिफ इंस्ट्रूमेंट्स। दीज कंट्रोल ट्रेड विदाउट टैक्सेस यूजिंग रूल्स, लिमिट्स और कंडीशंस। जब हमने टैरिफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी थी तो वहाँ बेसिकली हम टैक्सेस लगा रहे थे जो भी गुड्स हमारे बाहर के देश से आ रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी सरकार कंट्रोल करती है बट यहाँ पे हम टैक्स लगा के कंट्रोल नहीं करते, यहाँ पे हम रूल्स, लिमिट्स या फिर कंडीशंस के थ्रू ना कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नॉन टैरिफ मेजर्स कौन कौन से होते हैं, इंपोर्ट कोटास, लिमिट ऑन क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट्स। इसका मेजर क्या होता है कि जो भी इम्पोर्ट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी पे लिमिट करना, ठीक है। फिर आ जाता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग, नीड गवर्नमेंट परमिशन टू इम्पोर्ट। इसमें क्या है, आपको सरकार की परमिशन चाहिए होती है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है।
एक्सपोर्ट कोटास, लिमिट ऑन एक्सपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट लोकल सप्लाई, एक्सपोर्ट्स पे भी लिमिट करना ताकि हम लोकली सप्लाई जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, VRERS, एक्सपोर्ट कंट्री एग्रीज टू लिमिट एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्टर कंट्री है वो अग्री करती है कि वो एक्सपोर्ट को लिमिट करे, ठीक है। टेक्निकल या फिर हेल्थ स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, सेफ्टी और हाइजीन रूल्स ऑन गुड्स, जो गुड्स जो आ रहे हैं या जो भी हैं उन पे क्वालिटी, उनकी सेफ्टी या फिर उनकी हाइजीन के रूल्स बनाना। सब्सिडीज़, गवर्नमेंट गिव्स मनी टू लोकल प्रोड्यूसर्स, जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उसको सरकार मनी देती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है। एम्बार्गो, कंप्लीट बैन ऑन ट्रेड विद अ कंट्री, एक पूरा बैन लगा दिया किसी कंट्री के साथ ट्रेड पे, बिल्कुल बैन कर दिया गया, उसे हम एम्बार्गो कहते हैं। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट मस्ट इंक्लूड अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ लोकल मटेरियल, प्रोडक्ट में एक सर्टेन परसेंट, कुछ परसेंटेज होना चाहिए लोकल मटेरियल का, वो है लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, या लोकल कंटेंट इतने की तो रिक्वायरमेंट है। कस्टम्स डिलेड, रेड टेप, स्लो अप्रूवल्स एट बॉर्डर। Then foreign exchange controls. Foreign exchange controls, government restrict access to foreign currency. यहाँ पे गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट कर देती है फॉरेन करेंसी का एक्सेस, ठीक है। तो ये कुछ थे हमारे पास नॉन टैरिफ मेजर्स। नॉन टैरिफ मेजर्स मतलब यहाँ पे भी हम टैरिफ लगा रहे हैं बट ये टैक्सेस वाला टैरिफ नहीं है, ये अलग तरीके के रूल्स है या फिर हमने कुछ कोटाज बना दिए, लिमिट्स कर दिया, फिर कंडीशंस बना दिए जिसके थ्रू हम ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अलग अलग टाइप के टैरिफ्स थे, लाइक इम्पोर्ट कोटा, लिमिट ऑन क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट्स, वही इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट कोटाज, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, टेक्निकल या फिर हेल्थ स्टैंडर्ड, सब्सिडीज़, एम्बार्गो, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, कस्टम डिलेज, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। अब एग्जाम्पल देखते हैं किसका। इंडिया पुट्स अ 30% टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड एप्पल्स टू प्रोटेक्ट लोकल फार्मर्स। इंडिया 30% टैरिफ लगाती है जो एप्पल्स बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं इंडिया में, ताकि हम जो लोकल फार्मर्स जो इंडिया के उनको प्रोटेक्ट कर सके। और इंडिया लिमिट्स स्टील इंपोर्ट्स टू सपोर्ट इट्स डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री। इंडिया की जो अपनी डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए इंडिया क्या करती है, जो स्टील इंपोर्ट करा जा रहा है बाहर से उसको लिमिट करती है। वाई यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ क्यों करते हैं। प्रोटेक्ट स्मॉल या फिर लोकल इंडस्ट्री, जो छोटी या फिर लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं आपकी कंट्री की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अर्न रेवेन्यू थ्रू ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ आप पुट कर रहे हो उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रिड्यूस इम्पोर्ट्स टू इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, इम्पोर्ट को आप कम कर रहे हो ताकि आप ट्रेड बैलेंस को इम्प्रूव कर सको। ब्लॉक हार्मफुल और अनसेफ प्रोडक्ट्स, जो बहुत ही हार्मफुल है या फिर अनसेफ प्रोडक्ट, सेफ नहीं है यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स, उसको आप ब्लॉक कर रहे हो। प्रोमोट लोकल जॉब्स एंड प्रोडक्शन, अब आप इससे क्या कर रहे हो, जब इतने टैरिफ्स लगा रहे हो, कहीं ना कहीं इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो जो आप लोकल जॉब्स है उसको प्रमोट कर रहे हो, लोकल प्रोडक्शन जो आपकी कंट्री के है उसको प्रमोट कर रहे हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक दैट इज़ what is balance of payments. So the balance of payments is a record of all economic transactions, money flows between the residents of a country and the rest of the world during a specific time period. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जितनी भी हमारी मनी फ्लोज़ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक कंट्री और दूसरी कंट्री और जो कंट्रीज़ है उसके बीच में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ज़्यादातर वो 1 ईयर का होता है, उसके बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट शोज़ हाउ मच मनी इज़ कमिंग इनटू द कंट्री एंड हाउ मच इज़ गोइंग आउट। ये हमें ये दिखाता है कि कितना पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है और कितना पैसा कंट्री से बाहर जा रहा है। Simple definition, BOP is a statement that records all financial transactions, imports, exports, income, investment, etc. between our country and the rest of the world over a specific period. BOP एक statement है जो जितनी भी financial transactions हुई हैं imports से related, export, income, investment, etc. इनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, किसके बीच में, एक कंट्री और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में, जो कि 1 साल का भी हो सकता है, जो भी स्पेसिफिक पीरियड है उसके बीच में जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको रिकॉर्ड करता है और ये BOP स्टेटमेंट है, ठीक है।
बीओपी की इम्पोर्टेंस क्या है? शोज़ द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री। अगर आपको एक कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखनी है, इकोनॉमिक वाइज तो कैसे उसकी क्या स्ट्रेंथ है, तो हमें ये बीओपी दिखाता है। ये हमें पॉलिसी डिसीजंस को बनाने में हेल्प करता है। इंटरेस्ट रेट, ट्रेड पॉलिसीज़, रिफ्लेक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डेट, ट्रेड पोजीशन एक्सेट्रा। हेल्प्स टू मॉनिटर करेंसी स्टेबिलिटी, हमारी मदद करता है करेंसी की स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने में, एंड फॉरेन रिजर्व्स को भी मॉनिटर करने में। तो बेसिकली जब हम एक बीओपी क्रिएट करते हैं तो जितने भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हमें पता चल जाती हैं, एंड उसकी हेल्प से हम बहुत सी चीज़ें कर पाते हैं। डिसीजंस बनाने हो तो वो बना पाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पता चल पाती है, करेंसी की स्टेबिलिटी मॉनिटर हो पाती है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प होती है। मेन कंपोनेंट्स क्या है बीओपी के? तो बीओपी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर अकाउंट्स। बीओपी 3 अकाउंट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हमारे पास है करेंट अकाउंट। दिस रिकॉर्ड्स द डे टू डे ट्रांजैक्शंस लाइक बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी। ये अकाउंट जो है ना, जो डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे कुछ ख़रीदा बेचा, जो भी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं या फिर इनकम या फिर ट्रांसफ़र हुई मनी, ठीक है, इन सबको रिकॉर्ड करता है करेंट अकाउंट। करेंटली चल रहा है, ठीक है। मेजर पार्ट्स इसके क्या है? सबसे पहले हमारे पास करेंट अकाउंट है, उसके मेजर पार्ट्स क्या हैं, कैटेगरी है, एंड क्या ये इंक्लूड करता है। सो ट्रेड ऑफ गुड्स आते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स, विजिबल ट्रेड। ट्रेड ऑफ गुड्स में क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है वो फिजिकल गुड्स को होता है, ऐसा जो गुड्स जो विजिबली हमें दिखता है, विजिबल ट्रेड है, ये हमें दिख रहे हैं ये गुड्स, ठीक है। देन आता है ट्रेड ऑफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टूरिज्म, ये होता है इनविजिबल ट्रेड जो हमें विजिबल नहीं है, ठीक है। देन आ जाता है इनकम, सैलरीज, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ये सारी चीज़ें आ जाती है इनकम में। देन आ जाता है करेंट ट्रांसफ़र्स जो होते हैं, उसमें आता है गिफ्ट्स, डोनेशंस, रेमिटेंसेस, मनी सेंट होम बाय एनआरआईज, ठीक है। तो ये करेंट ट्रांसफ़र्स है जिसमें हमारे गिफ्ट्स आ जाते हैं, डोनेशंस आ जाती हैं, या फिर किसी ने एनआरआई ने घर पैसे भेजे हैं बाहर से तो वो आ जाता है। तो करेंट अकाउंट में हम सारी डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो वो कोई भी गुड्स या सर्विसेज या फिर इनकम आई या फिर किसी ने पैसे ट्रांसफ़र करे। तो मेजर पार्ट्स हमारे पास क्या थे? 4 मेजर पार्ट्स थे। ट्रेड ऑफ गुड्स जिसमें हम गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, फिजिकल गुड्स को। ट्रेड ऑफ सर्विसेज जिसमें सर्विसेज को ट्रेड कर रहे हैं। इनकम आ गई, सैलरीज, डिविडेंड्स जो रिसीव हम कर रहे हैं बाहर से। फिर आ जाता है करेंट ट्रांसफ़र जो हमें गिफ्ट्स या डोनेशंस आ रहे हैं, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट क्या है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड प्लस सर्विसेज प्लस इनकम रिसीव्ड प्लस ट्रांसफ़र रिसीव्ड, ठीक है, माइनस इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस इनकम पेड प्लस ट्रांसफ़र पेड। तो बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट जब हमें निकालना हो तो जितने भी हमने एक्सपोर्ट्स करे हैं, ठीक है, उसमें से हम जितने इम्पोर्ट करेंगे वो माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जितना भी पैसा हमारे पास आ रहा है वो, और जितना हमारा पैसा जा रहा है उसको हम माइनस एक तरीके से कर देंगे, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? दिस रिकॉर्ड्स ऑल कैपिटल मनी मूवमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स, लोन एंड बोरोइंग। कैपिटल अकाउंट क्या करता है? ये जितनी भी कैपिटल है, मनी की मूवमेंट हो रही है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो गई, लोन हो गई या बोरोइंग्स हो गई, इसको रिकॉर्ड करता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? इसको मेजर पार्ट्स होते हैं एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, एनआरआई डिपॉजिट्स। अब एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आता है? इन्वेस्टमेंट्स इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेस एक्सेट्रा फ्रॉम अब्रॉड। जो भी इन्वेस्टमेंट फैक्ट्रीज़ में हो रही हैं या फिर ऑफिसेस में हो रही हैं या कुछ और जो भी है जो अब्रॉड से हमें आ रही है, उसे क्या कहते हैं हम? एफडीआई, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। फिर आ जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, बाइंग शेयर्स एंड बॉन्ड्स बाय फॉरेनर्स। अगर कोई शेयर्स खरीदे गए हैं या फिर बॉन्ड्स खरीदे गए हैं थ्रू फॉरेनर्स, तो वो क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देन आ जाता है एक्सटर्नल बोरोइंग्स, गवर्नमेंट और कंपनी लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। गवर्नमेंट या फिर कंपनी लोन कर रही है दूसरी कंट्री से, तो वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स हो गई। एंड देन आ जाता है एनआरआई डिपॉजिट्स, मनी डिपॉजिटेड बाय एनआरआईज इन इंडियन बैंक्स।
जो पैसा एनआरआईज़ ने डिपॉजिट किया है इंडियन बैंक्स में, एनआरआईज़ ने करा है तो वो भी एनआरआई डिपॉजिट में आ गया। तो ये मेजर पार्ट्स थे जो कि कैपिटल अकाउंट में आते हैं। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड जो है वो है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑल्सो कॉल्ड रिजर्व अकाउंट। इसे हम रिजर्व अकाउंट भी बोल देते हैं और इसे ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट भी बोलते हैं। दिस शोज द मूवमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, एग्जाम्पल आरबीआई। ये क्या शो करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उसकी मूवमेंट को शो करता है, ठीक है, जो कि सेंट्रल बैंक ने होल्ड कर रखे होते हैं। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आरबीआई। इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। इसमें क्या क्या आता है कि इसमें हम बेच सकते हैं या फिर ख़रीदते हैं फॉरेन करेंसीज लाइक यूएसडी, यूरो। चेंजेस इन गोल्ड रिजर्व्स, जो गोल्ड रिजर्व में चेंजेस आ रहे हैं। आईएमएफ के ट्रांजैक्शंस हैं, ये हमें हेल्प करता है बीओपी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में। बीओपी आइडेंटिटी, ओवरऑल बैलेंस। बीओपी शुड ऑलवेज बैलेंस इन अकाउंटिंग टर्म्स। बीओपी को हमेशा हमें अकाउंटिंग टर्म्स में बैलेंस करना चाहिए, बट इन रियलिटी देयर कैन बी अ डेफिसिट और सरप्लस। बट जब हम रियलिटी में से करेंगे तब वहाँ पे या तो कोई डेफिसिट हो सकता है या सरप्लस, मतलब ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, विच इज़ करेक्टेड बाय रिजर्व चेंजेस, जिसको हम रिजर्व में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे करेक्ट कर सकते हैं। BOP deficit, when outflow of money is greater than inflow, it's a deficit. deficit हम कब कहेंगे BOP का? जो when outflow of money, मतलब हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है वो इनफ्लो से ज़्यादा है, मतलब जितना हमारे पास आ रहा है उससे ज़्यादा तो बाहर जा रहा है, तो ये क्या हो गया? नुकसान है, डेफिसिट है। द कंट्री में यूज़ फॉरेक्स रिजर्व्स, तो कंट्री क्या करेगी? फॉरेक्स रिजर्व यूज़ कर सकती है। बोरो मनी फ्रॉम IMF से पैसा बोरो कर सकती है। इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, और इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वो, ठीक है। जब BOP सरप्लस में होता है, व्हेन इनफ्लो ऑफ मनी इज़ ग्रेटर देन आउटफ्लो, मतलब हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो ज़्यादा है जितना हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये एक फ़ायदा है, इट्स अ सरप्लस। द कंट्री कैन इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व। अब इसमें क्या कर सकती है कंट्री? फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा सकती है, अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, पैसा ज़्यादा है। स्ट्रेंथन इट्स करेंसी, अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन कर सकती है। समरी टेबल में देखें सो हमारे पास 3 अकाउंट थे, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व्स। सो करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है? गुड्स, सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास FDI, FPI, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स। ऑफिशियल रिजर्व्स में हमारे पास क्या आता है? फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है। अब करेंट अकाउंट के में कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है? इसमें रेगुलर होती है, विजिबल होती है और इनविजिबल होती है। डे टू डे होती है, ठीक है, इसमें विजिबल भी होती है और इनविजिबल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। फिर जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो इसमें कौन से टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है? इसमें होती है कैपिटल या फिर फाइनेंशियल फ्लो की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है, कैपिटल से रिलेटेड होती है। देन हम जब ऑफिशियल रिजर्व की बात करते हैं तो इसमें कौन से टाइप की ट्रांजैक्शन होती है? गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स होती है, क्योंकि हम इसको एडजस्ट